हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में हम यूजीसी नेट हिस्ट्री 2021 और जो 20 दिसंबर 2020 और जून 2021 का जो पेपर हुआ था नवंबर माह में, उसका सेकेंड शिफ्ट का यहाँ पर हम 25 क्वेश्चन यहाँ पर देखने वाले। तो शुरू कर देते हैं। तो भद्रबाहु, सबसे पहला क्वेश्चन है, भद्रबाहु से चंद्रगुप्त मौर्य को जोड़ने वाले प्रमाण का स्वरूप क्या है? तो पूरा लेखिए साक्ष्य है, क्योंकि वहाँ के एक मंदिर से क्या है, भद्रबाहु और चंद्रगुप्त के क्या है, कम से कम 90 दृश्य जो है पाषाणों पर अंकित मिले हैं। कहाँ पर? चंद्रवस्ती नामक एक मंदिर पर। तो यहाँ पर व्याख्या में भी लिखा है कि चंद्रवस्ती नामक एक मंदिर श्रवण बेलगोला में स्थित है। वहाँ पर क्या है, इसका निर्माण हुआ था और चंद्रगुप्त ने किया था। इस मंदिर में भद्रबाहु व चंद्रगुप्त के जीवन से संबंधित जो है 90 दृश्य जो है पाषाण पर अंकित है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि स्याही कलम और नील कलम तकनीकी में निम्नलिखित में से कौन से चित्रकारों द्वारा भारत में लाया गया था? यानी शाही कलम और नील कलम एक टेक्निक है ड्राइंग की। शाही कलम और नील कलम जो कि किसके द्वारा लाया गया? ट्राक्स ऑक्सियाना के द्वारा। अब ये क्या है, यहाँ पर इस्लाम से आगमन से पूर्व की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो मध्य एशिया में स्याही कलम तकनीकी के कई चित्र प्राप्त होते हैं। स्याह कलम एक प्रकार के बिना रंग भरे रेखा चित्रों के लिए बनाया जाता। मुगल काल में ऐसे चित्रांकनों में शारीरिक बनावट पर विशेष ध्यान दिया गया। इसमें से एक बाल पर अलग अलग दिखाया गया है। मतलब इसमें जैसे कोई मूर्ति है तो उसमें बाल जो है अलग अलग दिखाए गए हैं। ये कभी कभी रेशमी कपड़ों पर, और ये जो स्याही कलम जो पेंटिंग है वो कहाँ होती थी? रेशमी कपड़ों पर, सामग्रियों पर सुलेख प्राप्त होते हैं जो तकनीकी और कौशल में चीनी कला और बौद्ध कला के समकक्ष जो है वो हमें समकक्ष ठहराती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 और 2 दी गई है, उसका हमें मिलान करना है। तो अमिताभ का हो जाएगा पद्म पाणि। अमिताभ का पद्म पाणि है, उसके बोधिसत्व। अक्षोभ का हो जाएगा वज्रपाणि। वैरोचन का हो जाएगा सामंत भद्र। और अवघोम सिद्धि के हो जाएंगे विश्वपाणि। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2, 1, थर्ड एंड जो है वो फोर्थ। तो सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे देखते हैं। 1882 में मौलिक कृति स्त्री पुरुष तुलना, मतलब एक स्त्री पुरुष तुलना एक बुक है जिसको किसने लिखा था? तो ताराबाई शिंदे ने लिखा था। ये 4 ऑप्शन क्या है? सही हो जाएगा। मराठी भाषा में लिखा गया था स्त्री पुरुष तुलना। इसका हिंदी है और इंग्लिश में एक कंपैरिजन बिटवीन मेंस वीमेन एंड मेंस। आगे है रामाबाई के बारे के बारे में है। तो 19वीं शताब्दी में महिलाओं के अधिकारों के लड़ने वाली पहली भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता में से एक थी। उनका विवाह जो है महादेव गोविंद रानाडे से हुआ था। उन्होंने पुणे में सेवा सदन और महिलाओं के कल्याण के लिए आर्य समाज की स्थापना की थी। रमाबाई रानाडे ने मुंबई में हिंदू लेडीज सोशल क्लब की स्थापना की थी और 1886 में पुणे में महिलाओं का पहला उच्च विद्यालय क्या किया था? स्थापित किया था। आनंदीबाई कर्वे जो है ये एक मराठी सामाजिक शैक्षणिक कार्यकर्ता थी। ये मराठी शैक्षणिक प्रसारक धनंजय केशव कर्वे की पत्नी थी। काशीबाई जो है कनिक का जो है 15वीं शताब्दी में संत कवि कान्हो पात्रा के बाद से महाराष्ट्र भारत की मराठी की पहली प्रमुख महिला लेखिका थी। उनका विवाह 9 साल की उम्र में गोविंद वासुदेव कानिथ से हुआ था। अगला देखते हैं। असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो असहयोग आंदोलन जो है उसमें सही कौन सा? असहयोग आंदोलन में गांधी जी ने लोगों से अन्यायपूर्ण व्यवस्था से यानी कि दुष्ट प्रणाली से असहयोग करने के लिए कहा था। तो ये एक सही हो जाएगा। तो ए ऑप्शन किस में है? ए और ए में
ए में है और थर्ड में। बाकी देखते हैं, ब्रिटानियों ने यानी ब्रिटिश ने भारतीय प्रशासन तंत्र को दुष्ट बताकर गांधी जी ने लोगों के दिलों से कानून की आतंक का भय निकाल दिया था। तो बी भी सही है, तो बी यहाँ पर सही होता है। बाकी असहयोग आंदोलन ने गांधी जी ने लोगों के नागरिक और आपराधिक कानून को तोड़ा। सी गलत हो जाएगा, तो सी क्या है, यहाँ पर गलत है, तो इस वाले में तो सी ही नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। आगे देखते हैं, डी ऑप्शन देख लेते हैं क्या कह रहा है कि गांधी ने लोगों को निर्भय होकर जेल जाने के लिए कहा था, जिससे वे महाराजा यानी होटल हिज टच जो है होटल बताते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड जो है वो सही आंसर है। अगली तरफ अगला बढ़ते हैं, तो ये सारी व्याख्या वही है जो यहाँ पर दे रखा था। आगे देखते हैं, छठा क्वेश्चन जो है कि दक्षिण पूर्वी एशिया में जावा द्वीप में तो जावा द्वीप में क्या है कि यहाँ पर प्रथम शताब्दी में पहली भारतीय बस्तियाँ स्थापित की गई थी। फिर भी भारतीय राजनीतिक शासन तीसरी शताब्दी में स्थापित हो गया था। बौद्ध यात्री के अनुसार पांचवी शताब्दी में यहाँ ब्राह्मण धर्म ही प्रचलित था। पल्लवों ने चौथी शताब्दी में अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। तो दक्षिण पूर्वी एशिया जावा द्वीप के बारे में है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर सही हो रहा है, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन यानी कि ए और सी जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा, ए और सी। तो ए सही है और सी सही है। कौन कौन से, तो यहाँ पर दक्षिण पूर्वी एशिया में पहली भारतीय बस्तियाँ स्थापित की गई थी। एक बौद्ध यात्री के अनुसार पांचवी शताब्दी ईस्वी में यहाँ ब्राह्मण धर्म ही प्रचलित था। आगे देखते हैं, यहाँ पर व्याख्या देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि दक्षिण पूर्वी एशिया में जावा द्वीप यानी कि रामायण में यव द्वीप का उल्लेख है। यहाँ सोने की खानें थी। अनुश्रुति के अनुसार अजीसक नामक भारतीय ने 78 ईस्वी में जावा साम्राज्य की शुरुआत की थी। जावा द्वीप में प्रथम शताब्दी में पहली भारतीय बस्तियां स्थापित की थी। फाहियान एक बौद्ध यात्री यहाँ पर क्या था, बौद्ध यात्री था। यहाँ की यात्रा करते हुए बताता है कि पांचवी शताब्दी तक यहाँ केवल ब्राह्मण धर्म ही प्रचलित था। यहाँ के शासकों के नाम वर्मन से समाप्त होते थे। पांचवी सदी में जावा में गुणवर्मा के नेतृत्व में बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ था। जावा तथा आसपास के द्वीपों में इस धर्म का प्रचार हुआ। जावा तथा आसपास के द्वीपों में इस धर्म को उन्नत अवस्था में ले जाने का श्रेय जो है गुणवर्मा को ही है। पश्चिमी जावा से प्राप्त जो है छठी शताब्दी में 4 संस्कृत लेखों में पूर्ववर्मा नामक शासक का उल्लेख होता है। तरुण इसकी राजधानी थी। इसके पूर्वज जो है राजा धीराज चंद्रभागा नहर एवं स्वयं जो है पूर्णवर्मा ने गोमती नहर का निर्माण करवाया था। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है कह रहा है। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर बुरहानपुर शहर के संस्थापक नासिर खां किस वंश के थे। तो खानदेश के फारूकी वंश जो है उसके थे। तो ए ऑप्शन सही है। बुरहानपुर शहर के संस्थापक नासिर खान खानदेश के फारूकी वंश का था। ताप्ती नदी घाटी क्षेत्र में स्थित खानदेश के स्वतंत्र मुस्लिम राज्य की स्थापना मलिक रजा फारूकी ने 1399 ईस्वी में की थी। मलिक रजा फारूकी के नाम से इस वंश का नाम जो है फारूकी वंश पड़ा। इस वंश के अगले शासक नासिर खान ने आसिरगढ़ के किले की विजय प्राप्त की थी और उसे अपनी राजधानी बनाया था। उन्होंने नई राजधानी बुरहानपुर की स्थापना की थी और आसिरगढ़ का किला एक शक्तिशाली सैनिक अड्डा था। इस वंश का प्रसिद्ध शासक जो है आदिल खान द्वितीय था। उसने गोंडवाना और गढ़मंडला के हिंदू शासकों पर अपनी प्रभुसत्ता स्थापित की थी। इस वंश के सभी सुल्तानों ने खान की उपाधि क्या की थी, धारण की थी। अतः फारूकी साम्राज्य को खान देश यानी खानों का देश कहा जाने लगा। 1601 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर ने खान देश को मुगल साम्राज्य में शामिल कर लिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आईन अकबरी में निम्नलिखित में से किन फसलों का किसी भी दस्तूर यानी सर्कल में उल्लेख नहीं है। तो आईन अकबर जो है अकबर के समय ये लेखन हुआ था, लेकिन यहाँ पर एक तो अफीम नहीं होना चाहिए और तम्बाकू नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो है तम्बाकू तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो है इसका उल्लेख पुर्तगाली ही यहाँ पर लेकर आए थे। तो यहाँ पर जो है तंबाकू किस नंबर पे, ई ऑप्शन में। तो ई ऑप्शन जो है वो यहाँ से
कट हो जाएंगे तो बचते हमारे क्या हैं, ए और 2, ए और बी और ई। तो यहाँ पर जो सही हो रहा है वो डी ऑप्शन सही हो रहा है। तो डी ऑप्शन में ए बी ई, तो ए है, ए है, यानी कि कॉफ़ी नहीं है, चाय नहीं है और नील नहीं है। तो ये सारे के सारे जो हैं वो लेकर आए थे, बाद में इसका उल्लेख होता है। तो हमें अफीम मिलता है और तम्बाकू। बाकी यहाँ पर देख लेते हैं और क्या है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो रहा है। बाकी देखते हैं व्याख्या। तो मुगलकालीन आर्थिक जीवन में विस्तृत जानकारी आईने अकबरी जो है विदेशी लेखकों को संस्मरणों से प्राप्त होती है। आईने अकबरी में रवि जो है वसंत की 16 फसलों के और खरीफ की जो है 25 फसलों की बात कर रहा है। कौन कौन सी गेहूँ, चना, जौ, बाजरा, मक्का, गन्ना, कपास, अफीम, नील, पोस्त आदि की भी खेती देश के विभिन्न भागों में की जाती है। गेहूं की उपज जो है मुख्यतया पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, गन्ना जो है बंगाल और बिहार, चना जो है जौ और पंजाब, चना जो होता है और जो पंजाब और उत्तर प्रदेश और बिहार, बाजरा और मक्का जो उत्तर प्रदेश और राजस्थान, नील मुख्यतः बयाना जिले में होता था। तो अफीम मुख्यतः जो है मालवा और बिहार से उत्पन्न होता है। अब यहाँ पर क्या है, आईने अकबरी में चाय, कॉफ़ी, तंबाकू का उल्लेख नहीं मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर चाय, कॉफ़ी, तंबाकू का उल्लेख जो है नहीं मिला है। लेकिन यहाँ पर नोट ये है कि भारत में तंबाकू जो है 1604 के अंत में और 1605 के प्रारंभ में अकबर काल के पुर्तगालियों द्वारा लाया गया था। तो ये काफ़ी पैसा क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से देखिए, समझिए और करिए। अगला है पंचशील के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो पंचशील के बारे में देख लेते हैं। पंचशील बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत वेरी इम्पोर्टेंट है। तो आगे देखते हैं। यहाँ पर नेहरू ने 1954 में अमेरिका के राष्ट्रपति के सम्मान में इस शब्द का प्रयोग किया था। पंचशील के सिद्धांत संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में भारत, यूगोस्लाविया और स्वीडन द्वारा रखे गए थे प्रस्ताव में शामिल किए गए थे। बर्मा और इंडोनेशिया ने पंचशील के विचार का समर्थन नहीं किया था। गुट निरपेक्ष की नीति पंचशील की उपज थी और नेहरू तथा चीनी शासन प्रमुख जो है चाउ एन लाई ने 1954 में पंचशील सिद्धांत का समझौते पर हस्ताक्षर किया था। तो ए तो बिल्कुल नहीं होगा। तो ए जहाँ जहाँ है वो यहाँ पर कट जाएगा। तो कौन बचेगा हमारा, सेकेंड ऑप्शन सही हो जाता है। तो यहाँ पर देखते हैं कौन कौन से हैं। तो 29 अप्रैल 1954 को चीन के क्षेत्र जो है तिब्बत और भारत के बीच व्यापार और आपसी संबंधों को लेकर पंचशील पर समझौता हुआ। इस समझौते की प्रस्तावना में 5 सिद्धांत थे जो अगले 5 साल तक भारत की विदेश नीति की रीढ़ की हड्डी रहे। इसके बाद ही हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगे और भारत में गुट निरपेक्ष रवैया अपनाया। पंचशील शब्द जो है ऐतिहासिक बौद्ध ग्रंथों से लिया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट कि कभी एग्जाम में पूछा जाए कि पंचशील शब्द जो है कौन से जैन धर्म से लिया गया है, अडॉप्ट किया गया है। तो हमें ये जो है बौद्ध अभिलेखों से मिला है। अभिलेख यानी कि हमें पत्थर पर लिखा ये शब्द मिलता है पंचशील, वो भी बौद्ध धर्म के अभिलेखों से। बौद्ध भिक्षुओं का व्यवहार निर्धारित करने वाले 5 निषेध होते थे। अतः पंचशील सिद्धांत संयुक्त राष्ट्र की सभा में भारत, यूगोस्लाविया और स्वीडन द्वारा रखे गए प्रस्ताव में शामिल किए गए। पंचशील समझौते में 5 सिद्धांत थे। ये 5 सिद्धांत देख लेते हैं कौन कौन से हैं। पहला है कि दूसरे की प्रादेशिक अखंडता और सर्वोच्चता के लिए परस्पर सम्मान की भावना,
अनाक्रमण की भावना, एक दूसरे के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप न करना, समानता और पारस्परिक लाभ, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की भावना का विकास। इन 5 सिद्धांतों के आधार पर 28 जून 1954 को चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई तथा भारत के प्रधानमंत्री नेहरू ने पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। अगला क्वेश्चन है, मुगल प्रशासन में मार्गों की सुरक्षा के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही है? पहला है, मार्गों की सुरक्षा को प्रशासन का एक महत्वपूर्ण दायित्व समझा जाता था। कारवाओं और सरायों बाजारों के टंगाओं जो आम तौर पर सशस्त्र होते थे और नदियों से नौकाओं के बेड़े मार्ग में होने वाली डकैती और लूटपाट से सुरक्षा के लिए संगठित किए जाते थे। आगे, मुगल साम्राज्य के जिस अधिकारी के इलाके में चोरी डकैती होती थी उसे माल बरामद करना होता था, खुद उसे पीड़ित को मुआवजा देना होता था। अधिकारी अपना यह दायित्व पूरा करने के लिए क्रूरता की नीति अपनाते थे और संदिग्ध गांवों को ही लूट लेते थे। अब यहाँ पर जो उत्तर है वो हमें यहाँ पर बताना है, तो यहाँ पर जो है थर्ड ऑप्शन जो है वो सही है, यानी कि सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाते हैं। व्याख्या में भी वही सारी चीज हैं, तो इसको आगे बढ़ते हैं। आगे है, निम्नलिखित संस्थानों को उसकी स्थापना के वर्ष से कालक्रम में रखिए। तो कब किसने जो निर्माण किया था उसके हिसाब से हमें यहाँ पर रखना है। तो देखते हैं कि कौन सा है। तो सबसे पहले है माताजी महारानी तपस्विनी का कलकत्ता का महाकाली पाठशाला। तो ए ऑप्शन, सी ऑप्शन पहला हो जाएगा, सी ऑप्शन पहला है। आगे देखते हैं, फिर उसके बाद है पंडित रमाबाई का शारदा सदन, फिर उसके बाद है रमाबाई रानाडे का सेवा सदन, और फिर है बी ऑप्शन लास्ट में 4th नंबर पे केशव कर्वे का अनाथ बालिका आश्रम। आगे है, तो ये था कुछ उसका जो व्याख्या है, देख लेते। पंडित रमाबाई का शारदा सदन जो है 1889 ईस्वी में उन्होंने विधवाओं महिलाओं की शिक्षा के लिए शारदा सदन की स्थापना की थी। अब ये विधवा आश्रम क्यों बनाए गए? क्योंकि उस समय जो है विधवाओं की जो कंडीशन खराब थी, बहुत मात्रा में जो है महिलाएं विधवाएं होती थी, क्योंकि उनकी जो शादी है बहुत एजेड पुरुष से कर दी जाती थी। तो एक समस्या बनी हुई थी विधवा महिलाओं की। तो एक वाटर मूवी है, उसमें विधवाओं की कंडीशन को, वो भी ब्रिटिश काल में किस प्रकार थी, उसको बहुत अच्छे से दिखाया है। तो उसको आप देखेंगे तो आपको सारी कंडीशन जो है वो समझ में आ जाएगी। आगे देखते हैं, माताजी महारानी तपस्विनी का कलकत्ता का महाकाली पाठशाला, यानी कि 1893 ईस्वी में हिंदू धार्मिक और नैतिक कानूनों के अनुकूल महिला शिक्षा प्रदान करने के लिए महाकाली पाठशाला की स्थापना की थी। केशव कर्वे का अनाथ बालिका आश्रम जो है 1900 ईस्वी में उन्होंने अनाथ बालिका की देखरेख तथा शिक्षा के लिए एक अनाथ बालिका आश्रम की स्थापना की थी। आगे है रमाबाई रानाडे जो कि सेवा सदन 1909 में, इसका उद्देश्य जो है बालिकाओं एवं बच्चों के कल्याण तथा विधवाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से विद्रोहियों को पूर्व से कालक्रम में रखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर है सन्यासी विद्रोह जो है वो सबसे पहले होगा, सी ऑप्शन सबसे पहले, यानी कि पहला आंसर देखते हैं सन्यासी विद्रोह ही है। तो यहाँ पर क्या है, सी जो है सबसे पहले, तो ए ऑप्शन ही होगा। सन्यासी विद्रोह सबसे पहले होता है, फिर उसके बाद जो है उड़ीसा का जमींदारी विद्रोह, सतारा विद्रोह, सॉरी, फिर है भील विद्रोह, और लास्ट में है 4th नंबर पे सतारा विद्रोह। व्याख्या देख लेते हैं, यहाँ पर व्याख्या क्या है। तो सन्यासी विद्रोह है 1770 1780 ईस्वी में बंगाल और बिहार वाला। उड़ीसा जमींदार विद्रोह जो है 1817 से लेके उड़ीसा। भील विद्रोह जो है 1812 से लेके
19 राजस्थान और महाराष्ट्र। सतारा विद्रोह जो है 1840 से लेके महाराष्ट्र। तो सबसे पहले सन्यासी विद्रोह अगर जिसने पकड़ लिया उसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1878 में राजमुंदरी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन का शुभारंभ किसने किया था? तो राजमुंदरी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन का जो शुभारंभ है वो किया था हाँ के वीरेशलिंगम पंतलु ने किया था। थर्ड ऑप्शन क्या है यहाँ पर सही है। आगे देखते हैं। ये तेलुगु साहित्य के आधुनिक काल के प्रसिद्ध साहित्यकार और समाज सुधारक थे। इन्होंने गद्य ब्रह्म के नाम से ख्याति मिली थी। उन्हें तेलुगु में पुनर्जागरण आंदोलन का जनक माना जाता है। इनके प्रयासों को 11 दिसंबर 1881 को आंध्र प्रदेश से पहले विधवा पुनर्विवाह का आयोजन क्या हुआ था, संपन्न हुआ था। आगे देखते हैं। प्रातिमोक्ष से तात्पर्य क्या है? प्रातिमोक्ष जो है क्या है, तो ये जो सिद्धांत है वो किससे लिया गया है? बौद्ध परंपरा के संघीय नियम से पातिमोक्ष। तो बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो वीडियो है उसमें मैंने पातिमोक्ष के बारे में डिटेल में इसको समझाया है। तो जिसने नहीं देखे हैं वो उसको देख सकता है। यूनिट 1 का ही ये टॉपिक है बौद्ध धर्म से संबंधित। तो उसमें ये जो है पातिमोक्ष क्या है वो यहाँ पर समझाया गया है। बल्कि यहाँ से बहुत बार जो है यूजीसी जो है पूछ चुका है। तो पातिमोक्ष क्या है? ये विधि निषेध है। इसमें 2 से 27 बौद्ध भिक्षु हेतु 311 जो है बौद्ध भिक्षु हेतु संघीय नियमों को रखा गया है। अनुशासन संबंधी विधि निषेधों के भंग हो जाने पर किए जाने वाले प्रायश्चितों का उसमें संकलन है। माह में 2 बार इसका पाठ किया जाता था। और यहाँ पर क्या है? पातिमोक्ष को विशेष दिन पढ़ा जाना ही उपोयस्त था। उपोयस्त को श्रीलंका में रोया कहा करते हैं। 4 से कम भिक्षु होने पर प्रातिमोक्ष की सभा नहीं ली जा सकती थी। मतलब 4 से ज़्यादा होने चाहिए या फिर 4 होने चाहिए। वस्तुतः पाली पातिमोक्ष जो है 227 ही है। महासंघियों के प्रातिमोक्ष की संख्या 218 है जो सबसे कम है। सर्वास्थिवादियों के प्रातिमोक्ष की संख्या जो है 263 है। प्रातिमोक्ष के प्रारंभ निधान से होता है जिसके उपोक्त के लिए एकत्र भिक्षुओं को सूचित किया जाता था। जिस भिक्षु से कोई दोष हुआ हो वह उसे प्रकट करे। पातिमोक्ष से पराजिक कांड में प्रातिमोक्ष से जुड़े 4 पापों, संघावशेष कांड में संघ से जुड़े थे 13 अपराधों और चीवर संबंधी 16 नियमों का उल्लेख किया गया है। पराजिक कांड में अपराधी की कुल संख्या 8 होती थी। अगला है निम्नलिखित में से उनकी स्थापना के वर्ष से कालक्रम, ये तो हो चुका है। आगे देखते हैं, रिपीट हो गया है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कवियों को उसके अभिलेखों के रूप में जाने जाते हैं जो तिथि को व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले कौन सा आएगा? तो हरिसेन ही आएगा सबसे पहले। ए ऑप्शन 2 में है। और देखते हैं रवि कीर्ति का ऐहोल अभिलेख है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही होता है। यहाँ पर व्याख्या देखते हैं क्या है। व्याख्या के अनुसार हरिसेन जो है समुद्रगुप्त के समय तक गुप्त में ही था और कुमार गुप्त के समय वत्स भट्टी था। वत्स भट्टी किसके समय था? कुमार गुप्त के समय था। वत्स भट्टी कुमार गुप्त के समय में था। प्रयाग प्रशस्ति भाषा संस्कृत चंपू शैली ब्राह्मी लिपि में कुल पंक्तियाँ 33 थी और भट्टी सूर्य भक्त था। इसमें मंदसौर अभिलेख लिखता है। कुमार गुप्त के समय में मंदसौर अभिलेख कौन लिखता है? वत्स भट्टी। इसमें गुप्त सामंत की विक्रम संवत में तिथि दी गई है जिसमें कुल जो है 44 श्लोक हैं। रवि कीर्ति का उल्लेख, रवि शांति का उल्लेख नहीं मिलता है। तो इसको किसमें? थर्ड
सी आगे है 4th रवि कीर्ति। एक तो रवि शांति और रवि कीर्ति। रवि कीर्ति मतलब जैन लेख जो है पुलकेशन द्वितीय एक होल अभिलेख, जैसे मैंने बताया था ऊपर। इस अभिलेख में हर्ष और पुलकेशन द्वितीय के बीच युद्ध का वर्णन है। अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। आगे है महेंद्रपाल। इसमें मिलान करना है, सूची 1 से सूची 2 में मिलान करना है। नन्नुक चंदेलों के समय के संस्थापक हैं। नन्नुक चंदेल, तो बी का सेकंड, तो बी का सेकंड, ये सेकंड थोड़ी होगा, थर्ड होगा ये, क्योंकि ऊपर भी है। तो बी का थर्ड जो है 2 में है। आगे देखते हैं बागपति राज्य जो है राष्ट्रकूटों है, गुर्जर प्रतिहार राष्ट्रकूटों का है। सी ऑप्शन में 1 है, सी ऑप्शन। परमार, सॉरी, बागपति जो है परमार का ही है। गोविंद चंद्र जो है बागपति राज्य जो है परमारों के। गोविंद जो है राजपूतों के। महेंद्रपाल गुर्जर प्रतिहारों के। तो इस हिसाब से जो कूट बनेगा वो यह कौन सा हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। तो कुछ मिस प्रिंट भी है, जैसे कि यहाँ पर सेकंड दोनों है, तो आप मान के चलिए 3rd नंबर पे होगा। आगे है शूनाशेप आख्यान जो है, जिसमें एक पिता अपने पुत्र को बेचते हुए वर्णित है। मतलब एक पिता ने अपने पुत्र को बेच दिया था, तो किसमें है, तो ये हो जाएगा ऐतरेय ब्राह्मण में दिया गया है। ऐतरेय इसके संकलनकर्ता महीदास है, ऐतरेय ब्राह्मण के महीदास है। और शूद्र महिला इतरा का पुत्र होने के कारण महीदास जो है ऐतरेय कहलाए। और ऐतरेय ब्राह्मण में वर्णित बातें उसके राज्याभिषेक के नियम तथा राज्य एवं राजा की उत्पत्ति के सिद्धांत दिया गया है। इसमें महाउपदेश जो है 5 भौगोलिक विभागों में विभाजित किया गया है। उद्धि, चिरिदिक, दक्षिणादिक, प्राचीदिक, प्रीतिचिदिक एवं पृष्ठादिक 10 प्रकार के शासन प्रणाली का उल्लेख है। यह प्रणाली जो है वैराज्य, कुरु, पंचाल, मत्स्य आदि, इसमें दुष्यंत के पुत्र भरत से संबंधित गाथाएं। इसमें राजा को विषमता यानी वैश्य का भक्षण करने वाला और धर्मस्य गोप्ता यानी धर्म का रक्षक कहा गया है। ऐतरेय ब्राह्मण में वैश्य को आध्या, शूद्र को यथा काम वस्त्र और लकड़ी को कृपाण यानी दुख देने वाली कहा गया है। इसी में शूनाशेप की कथा है, जिसमें एक पिता अपने पुत्र को बेचते हुए वर्णित है। इसी को चतुर्युग यानी कलियुग, द्वापर, त्रेता, इसकी सुंदर व्याख्या दी गई है। ऐतरेय ब्राह्मण में अतिथि सत्कार सबसे बड़ा यज्ञ है। इसी में समुद्र का भी उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है उत्तर 18वीं शताब्दी में हैदराबादी शासन प्रणाली को संरक्षण आश्रित संबंध के रूप में देखा जा सकता है। तो ये देखते हैं यहाँ पर कौन सा जो है। निजाम ने अपनी निष्ठा मुगल बादशाह के प्रति दर्शाई और उसे लगातार नजराना देता रहा। स्थानीय हिंदू जमींदारों को निजाम द्वारा दबा कर रखा गया और उन्हें नजराना देने के लिए बाध्य किया गया। हैदराबाद राज्य में अर्ध स्वायत्त शासकों को अपनी मर्जी से शासन चलाने की स्वतंत्रता और बदले में उन्हें निजाम को वार्षिक नजराना देना होता था। तो ये क्या है, सही हो जाएगा 3rd ऑप्शन। बाकी आगे है स्थानीय कुलीन मुस्लिम लोग निजाम और मुगलों के प्रति निष्ठा का प्रदर्शन करते थे। तो 3rd ऑप्शन सही है। यहाँ पर हैदराबाद राज्य के संस्थापक चिनकिलिस खान थे, जिसे मुगल बादशाह द्वारा निजाम उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई थी। उत्तर के 18 शताब्दी के हैदराबादी शासन प्रणाली को संरक्षक आश्रित संबंध के रूप में देखा जा सकता है। इस संबंध के तहत आश्रितों द्वारा अपने संरक्षण को भेंट या नजराना देना होता था। इस संदर्भ में हैदराबाद राज्य के अर्ध स्वायत्त शासन जो अपनी मर्जी से शासन व्यवस्था का क्रियान्वयन
करते थे और बदले में निजाम को वार्षिक नजराना देते थे। इसमें संरक्षण आश्रित संबंध की परंपरा बनी रही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सम्राट अशोक का 7वां स्तंभ लेख कहाँ पाया जाता है? 7वां स्तंभ लेख कहाँ पाया जाता है? तो 7वां स्तंभ लेख जो है सातवां स्तंभ लेख पूछा है अशोक का कहाँ पाया जाता है? तो आंसर अशोक का दिल्ली टोपरा स्तंभ है। फिरोज शाह तुगलक की, जैसे फिरोज शाह तुगलक की लाट कहा गया, तो जो है बी ऑप्शन क्या है यहाँ पर सही है, केवल बी ऑप्शन। आगे देखते हैं व्याख्या। सर्वाधिक प्रसिद्ध स्तंभ लेख जैसे फिरोज शाह तुगलक की लाट यानी भीमसेन की लाट, दिल्ली शिवालिक लाट भी कहा जाता है। फिरोज तुगलक ने इस स्तंभ को मीनार ए जरीन यानी स्वर्ण स्तंभ कहा है। दिल्ली टोपरा लेख को जेम्स प्रिंसिप ने ही पढ़ा था। महत्वपूर्ण है कि केवल इसी पर अशोक के 7 लेख उत्कीर्ण हैं। दिल्ली टोपरा लेख में 7 लेख उल्लेख है। शिलालेख पर विग्रहराज चतुर्थ के 3 अभिलेख उत्कीर्ण है। मतलब एक ये जो पिलर है इसमें 7 क्या है यहाँ पर लेख हैं, साथ ही यहाँ पर क्या है 3 अभिलेख मिलते हैं। किसके? विग्रहराज चतुर्थ के। और शम्स ए शिराफ अफीफ ने अपनी पुस्तक तारीख फिरोजशाही में बताया है कि 1356 ईस्वी में फिरोज तुगलक ने टोपरा एवं मेरठ से 2 स्तंभ मंगवाए थे। मतलब 2 स्तंभ टोपरा से और मेरठ से। जो टोपरा वाला है उसने फिरोजशाहबाद महल में लगवाया था। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित रचनाकारों को कालक्रमानुसार लिखिए। तो सबसे पहले सत्यनारायण, संध्याकंड, नंदी, यास्क, पतंजलि। तो डी ऑप्शन जो है यास्क सब निरुक्त जो है यास्क सबसे पहले होगा, फिर उसके बाद डी होगा, सी के बाद डी। तो हमारा आंसर कौन सा होगा? थर्ड। यास्क के निरुक्त है। पतंजलि का महाभाष्य है। शीतलो सतनार सतनाम मणिमेखलो है। संध्या का नंदी जो है रामचरित्र है। तो एक एक कालक्रम इनका था। आगे है निम्नलिखित में से कौन से प्रारंभिक भारत में जाने वाले शैव थे? तो जाने वाले शैव पूछे गए हैं, कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आ चुके हैं। आगे है सही उत्तर यहाँ पर बताना है। एडिगल, कडवारको, तिरुमुरूर और तिरुमंगो। तो यहाँ पर सही आंसर देखते हैं। बी ऑप्शन जो है यहाँ पर सही है, यानी ए और बी जो है एडिगल कडवारको ए और बी, तिरुमलूर जो है वो सही है, ए और बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। तिरुमरूर और एडिगल कडवारको जो है प्रारंभिक भारत में जाने वाले शैव है। तो शैव धर्म से जो है रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी पूछे गए हैं। आगे देखते हैं इसकी व्याख्या। तो 6वीं से 9वीं शताब्दी में वैष्णव और शैव भक्तों द्वारा अनेक साहित्य रचे गए। इनके कारण यह समय जो है अलवार व नायनार भक्ति आंदोलन का हीरक युग कहा जाने लगा है। प्रारंभिक भारत में तमिल शैव जो है संतों को नायनार कहा जाता था। इनकी कुल संख्या जो है 63 बताई थी। इसमें से तिरुमलूर एक रहस्यवादी संत थे। उन्हें आध्यात्मिक सुधार और प्रवर्तक भी माना जाता है। वहीं एडिगल जो है कडवारको तमिलनाडु के सत्यनारायण संत थे। दक्षिण भारत में वैष्णव भक्ति से संबंधित संत जो है अलवार कहलाए। इनकी संख्या जो है 12 थी। इसमें से तिरुमंग जो है चोल सैनिक अधिकारी व लुटेर वर्ग से संबंधित थे। वैष्णव भक्ति में विभोर डूबे हुए तिरुमंगो ने श्रीरंगम मंदिर के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पेरू या तिरुमेली इनकी प्रसिद्ध रचना थी। अलवार संत में तिरुमलीशो का जन्म जो है पल्लव क्षेत्र में हुआ था। ये पल्लव शासक जो है महेंद्र वर्मन के समकालीन थे। तो
पेरियाती तिरुमोली जो है किसके तिरुमलेशो जो है वो महेंद्र वर्मन के समकालीन थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दबिस्तान ए मजाहिब दबिस्तान ए मजाहिब के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? दबिस्तान ए मजाहिब जो है गुरु नानक की रचनाओं को ईश्वर की प्रशंसा तथा नैतिकता के निर्देशों से परिपूर्ण बताता है। दबिस्तान का लेखन जो है गुरु अर्जुन द्वारा संग्रहित आदि ग्रंथ का उल्लिखित है। दबिस्तान का लेखक एक व्यक्ति की इच्छा की पूर्ति के लिए संपूर्ण सभा से प्रार्थना करने की सिख प्रथा का उल्लेख करता है। दबिस्तान में सिख समुदाय के संगठन के बारे में अत्यंत जो है सार्थक जानकारी दी गई है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन जो है, सही ऑप्शन इसमें कौन कौन से होंगे? तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। सी ऑप्शन यानी कि थर्ड ऑप्शन ए सी डी। तो बी ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा, बाकी सारे सही हैं। व्याख्या देख लेते हैं यहाँ पर। दबिस्तान ए मजाहिब जो है 17वीं शताब्दी में फारसी भाषा में लिखा गया था। ये प्रारंभिक सिख समुदाय के संगठन के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी देता है। दबिस्तान में इस्लाम, ईसाई, सूफी, नानकपंथी और हिंदू धर्म के विभिन्न संप्रदायों से संबंधित 12 वर्गों में विभाजित है। काफ़ी विवाद के बाद जो है विद्वान दबिस्तानी ए मजाहिब के लेखन का श्रेय मोबाद जुल्फिकार अरदस्तानी नामक एक ईरानी को दिया जाता है। यह एक उदारवादी दृष्टिकोण वाले धार्मिक विचारधारा वाले व्यक्ति थे। यह लेखक एक व्यक्ति के प्रति इच्छा की पूर्ति के लिए संपूर्ण सभा से प्रार्थना करने की प्रथा का उल्लेख करता है। दबिस्तान जो है गुरु नानक की रचनाओं को ईश्वर की प्रशंसा तथा नैतिकता के निर्देशों से परिपूर्ण बताता है। दबिस्तान ए मजाहिब में कहीं भी आदि ग्रंथ का उल्लेख नहीं हुआ है। आदि ग्रंथ को गुरु अर्जुन द्वारा संग्रहित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एशियाई समुद्री व्यापार के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? सबसे पहला है 15वीं शताब्दी में चीन के बड़े जक्स मलक्का के पश्चिम के समुद्र से पीछे हट गए। इससे हुए रिक्त स्थान को गुजराती व्यापारियों ने जहाज़ों से भर गया। M.N. पियर्सन का विचार है कि गुजरात के सुल्तानों की विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने की रुचि नहीं थी, क्योंकि शासकों और व्यापारी समुदायों के बीच बहुत कम परस्पर संपर्क था। तो सही आंसर क्या है? डी ऑप्शन है, यानी कि ए, बी और सी तीनों ही क्या है सही हो जाते हैं। आगे देखते हैं, व्याख्या देखते हैं। मध्यकालीन भारत में बाह्य व्यापार और थल और जल दोनों मार्ग से होता था। अफ्रीका के तट पर बसे अरबी लोगों ने गुजरात तथा पूर्वी अफ्रीका के मध्य व्यापार को उन्नतशील बनाया। मलक्का दक्षिण पूर्वी एशिया का एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह था, जहां कैम्बे, रंदेर, कालीकट, श्रीलंका, कोरोमंडल, बंगाल एवं थाईलैंड के बंदरगाहों से व्यापारिक जहाज आते थे। मलक्का में गुजरात, जावा एवं उसके निकटवर्ती द्वीपों के लोग भारत में आकर बस गए, जो व्यापारिक गतिविधियों में महत्वपूर्ण भाग लेते थे। अल्बुकर्क लिखता है कि गुजरातियों को अन्य राष्ट्रों के लोगों की अपेक्षा उस क्षेत्र की जहाज रानी से अच्छा ज्ञान था, क्योंकि उनके वहाँ के लोगों से व्यापारिक संबंध हुआ करता था। पेंगू यानी म्यांमार पर उस क्षेत्र का एक अन्य बंदरगाह था। मलक्का के एक व्यापारिक केंद्र के रूप में उदय से पूर्वी चीनी जहाज लाल सागर के प्रवेश द्वार तथा फारस की खाड़ी तक जाते थे, परंतु 14वीं शताब्दी के बाद जो है कोरोमंडल तट तक पहुंचने लगे। जिस प्रकार भारतीय व्यापारिक जहाज भी अब मलक्का में ही रुक जाते थे, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय सामुद्रिक उद्यम में तीव्र ह्रास हुआ।
आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह में दलितों की भागीदारी के संबंध में कौन सा सही नहीं है। नहीं है हमें बताना है। 1857 के विद्रोह के समय जिस सिपाहियों ने ब्रिटिश पर हमला किया उसमें से अधिकतर दलित थे। झलकारी बाई रानी लक्ष्मीबाई की सहयोगी थी, लेकिन दलित विमर्श में उनका नाम मुश्किल से नजर आता है। लखनऊ में ठाकुर विश्वनाथ सहदेव ने विद्रोहियों का नेतृत्व किया था। दलित समुदाय जो है 3000 विद्रोहियों ने छत्रा कस्बे को घेर लिया था। तो यहाँ पर जो सही है वो कौन सा है, तो ए तो सही है, सी सही है और डी। और प्रोफेसर बद्री नारायण ने 1857 के दलित आख्यानों के मौखिक इतिहास पर विस्तृत शोध किया है। तो ई ऑप्शन गलत हो जाएगा। बाकी यहाँ पर सी बिल्कुल सही है और ए बिल्कुल सही है। तो हमारा ऑप्शन जो है वो बी ऑप्शन सही हो जाता है। आगे देखते हैं 1857 के इतिहास में महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक मानी जाती है विद्रोह। सर्वप्रथम जो है 29 मार्च जो है 1857 को बैरकपुर छावनी मंगल पांडे एवं उनके साथियों द्वारा चर्बीयुक्त कारतूसों के प्रयोग से इनकार करते हुए, क्योंकि ब्रिटिश सेना में सैनिक जो है विशेष रूप से बंगाल और अवध उत्तरी प्रांतीय पश्चिमी प्रांतों से आते थे। इसमें से अधिकांश जो है ब्राह्मण और राजपूत थे और वे सेना के अनुशासन को स्वीकार तैयार नहीं थे। 1857 में अनेक वीरों ने अलग अलग क्षेत्रों में युद्ध का नेतृत्व किया था। इसमें से झारखंड के उत्तरी छोटा नागपुर का नेतृत्व जो है ठाकुर विश्वनाथ सहदेव ने किया था, जिसके परिणाम स्वरूप उसने 1858 में फांसी की सजा मिली थी। 1857 में दलितों की भागीदारी सुनिश्चित करने में झलकारी बाई का नाम प्रमुख था। ये भोजला गांव यानी झांसी के कोली परिवार में पैदा हुई थी। ये झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की सेना में महिला शाखा यानी दुर्गा दल की सेनापति थी। प्रोफेसर बद्री नारायण तिवारी ने 1857 में दलित आख्यानों के मौखिक इतिहास पर विस्तृत शोध कार्य किया था। 2004 में उसकी अंग्रेजी पुस्तक मल्टीपल मर्जिनलिटी एंड एन एंथ्रोलॉजी ऑफ आइडेंटिफाई दलित राइटिंग्स निकली। आगे है निम्नलिखित में से किस स्थान पर 20 अक्टूबर 1934 को ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का औपचारिक उद्घाटन हुआ। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बॉम्बे, सी ऑप्शन। जुलाई 1931 में जयप्रकाश नारायण, फूलन प्रसाद वर्मा और अन्य लोगों ने बिहार समाजवादी दल की नींव रखी और 1933 में पंजाब समाजवादी दल बना। ऑल इंडिया कांग्रेस सोशल पार्टी का गठन जो है खुद कांग्रेस के भीतर युवा नेताओं के समूह ने 20 अक्टूबर 1934 को आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन आदि लोगों ने बॉम्बे में औपचारिक उद्घाटन किया था। ऑल इंडिया कांग्रेस समाजवादी दल का उद्देश्य जो है कांग्रेस के भीतर ही रहकर कांग्रेस के समाजवादी सामंतवादी मूल्यों से आबंध करना तथा उसकी बुनियादी नीतियों को बचाए रखना था। ये तो 25 क्वेश्चन हो गए। अगले जो 25 है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और वीडियो के